के सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारा मौजू आपने अभी सुना कि पॉपुलर ड्रामे में हम क्या देखते हैं। इसमें शक नहीं कि उर्दू अदब का सबसे या अहम सिन्फ़ों में एक सिन्फ ड्रामा है। और हमारे साथ जो यहाँ शख्सियतें बैठी हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अमर कर दिया अपनी तहरीर और माशरे की अक्कासी से। मेरे साथ बैठी हैं हसीना मोइन साहिबा। इन्होंने एक कमज़ोर औरत को मजबूत औरत बनाया अपने ड्रामे में। और इनकी सीरियल्स आपने यकीनन देखी हैं, अनकही तन्हाइयाँ, अंकल उर्फ़ी, शहज़ोरी, धूप किनारे, और बहुत सारी सीरियल्स हैं इनकी। उनके साथ बैठे हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब, जो थोड़ा सा इस वक्त घबरा रहे हैं। ख़वातीन में इतनी सारी ख़वातीन में घिरे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत अच्छे लोग हैं। ये बहुत अच्छे राइटर हैं और साथ में एक बहुत अच्छे शायर। और इन्होंने वडेरा शाही की ऐसी तैसी की अपने मशहूर सीरियल वारिस में। और इनके और जो सीरियल्स बड़े अच्छे, समंदर है, दहलीज़ है, रात दिन घंटी और दुखों की चादर, और साथ में इन्होंने एक वाहिद कॉमेडी ड्रामा लिखा है, या नसीब क्लिनिक। उनके साथ बैठी हैं नूरुल हुदा शाह साहिबा। इन्होंने सिंधी औरत को रूशनास कराया अपने ड्रामों में। और इनकी सीरियल्स मारवी, हवा की बेटी और जंगल जो इतना मशहूर हुआ था, और आपकी आई थिंक वो क्या हाँ, तो ये इनकी सीरियल्स थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैसरा शराज, ये बाहर रहती हैं, ये इंग्लैंड से आई हैं। इन्होंने, शी इज़ अ राइटर, और इन्होंने 8 साल की उम्र में ये चली गई इंग्लैंड, बट इनका लिंक पाकिस्तान से रहा। इन्होंने अपनी सीरियल्स में सोशल इश्यूज़ पाकिस्तान के लिखे हैं, और साथ में शी इज़ अ नॉवलिस्ट एज़ वेल। तो मेरा पहला सवाल हसीना मोइन साहिबा से होगा कि हसीना आपा, आपने ड्रामे उस वक्त लिखना शुरू किए जब ड्रामा बहुत उरूज पे था और बहुत पॉपुलर और पावरफुल था। तो आपने अपने अंदाज से पॉपुलैरिटी ग्राफ को और बढ़ाया, तो उसकी क्या वजह थी? सबसे पहले तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी, जो ये लोग आज जिन्होंने ये महफ़िल सजाई है। मैं 3 बार जोशांदा पी के आई हूँ, मगर आवाज़ ठीक नहीं हुई है। बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज़। हमारे यहाँ अदब कम लिखा जा रहा है, पढ़ा उससे भी कम जा रहा है, बेचा उससे भी कम जा रहा है। और अजीब बात है, खैर चलो इसमें कोई हर्ज नहीं, अखबार पढ़ लीजिए, उसमें सारा आपको उल्टा सीधा अदब मिल जाता है, लड़ाई झगड़े भी और मार पिटाई भी और औरतों की गॉसिप भी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ आजकल हो गया है डाइजेस्टों का अदब। जो डाइजेस्टों का अदब हुआ है वही टीवी पे आ रहा है। और इस तरह अब हम टीवी के अदब को, जो मुझसे पहले जो लोग लिख रहे थे वो माशाल्लाह अदीब थे, बहुत बड़े बड़े। उसमें रियाज परशूरी थे, उसमें कौन कौन थे भाई? अशफाक साहब, बानो कुदसिया थी, और ये सारे अदीब थे जिनकी अपनी किताबें थीं और फिर उन्होंने टीवी पे लिखना शुरू किया। डॉक्टर अनवर सज्जाद जी। तो इस ज़माने में किसी का आना, मतलब मेरे जैसे, मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आई थी, तो मैंने जो पहला ड्रामा लिखा वो हैप्पी ईद मुबारक था। लेकिन चूँकि वो ज़रा सा डगर से हटा हुआ था, बड़ा कोई संजीदगी उसमें नहीं थी, कॉमेडी ड्रामा था, इसलिए लोगों को पसंद आया। और उसके बाद मैंने लिखी शहज़ोरी, हालांकि वो एडेप्टेशन था अज़ीम बेग चुगताई की किताब का, फ्री एडेप्टेशन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ।
इसकी वजह ये होती है कि एक जैसे अगर आप रुख पे चलते रहें तो आपको कहीं कहीं स्पेस पे चाहिए होती है सांस लेने के लिए। तो अगर आपको कोई हंसी खेल की बात मिल जाए तो आप बहुत खुश होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरे ड्रामों की पॉपुलैरिटी इसलिए हुई कि उसमें अच्छी तहरीर भी थी और मज़ा था। आप मज़ाहिया अदब को वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं, बहुत कम लिखा जाता है, बहुत मुश्किल है लिखना, उससे मुश्किल है टीवी पे डायरेक्ट करना, उससे मुश्किल है उसको एक्ट करना। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अब ये अदब नापैद होता जा रहा है। थैंक यू हसीना आपा। अमजद इस्लाम अमजद साहब, जैसे हसीना आपा ने अपनी कॉमेडी में लोगों को हंसाया, आपने अपने ड्रामों से लोगों को रुलाया और बहुत सख्त बातें आपने कही। आपने शायरी भी की है, आपने ड्रामे भी लिखे हैं। आपकी शायरी उसके बिल्कुल बरक्स है, वो नाजुक है, मुलायम है। तो ये आपकी राइटिंग्स में इतना तजाद कैसा है? क्या आपकी दोहरी शख्सियत है, ये क्या बात है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि एक जिसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, एक इंसान की जो अंदरूनी कैफियत होती हैं, जिनमें से बहुत सारी कैफियत जो हैं वो उसकी शख्सी होती हैं, और मुआशरे से अगर उनका ताल्लुक़ होता भी है तो वो डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता। जब वही आदमी यानी जब मैं उसी बात को बाहर की दुनिया में देखने की कोशिश करता हूँ तो वो जो एक रंग जो मेरा अपना रंग था वो बहुत सारे रंगों में तकसीम हो जाता है, और कई रंग ऐसे होते हैं जिनमें अपनी एक बड़ी गहरी गिरफ्त और जान होती है। जैसे अभी हसीना बता रही थी, आप देखें कि जब शुरू हुआ है टेलीविज़न तो उस वक्त ज़्यादातर जो अडेप्टेशंस हुई शुरू के दिनों में, बहुत कम ओरिजिनल राइटिंग्स आई। फिर हसीना ने आकर एक ऐसा मिजाज, एक लाइट ह्यूमर जो है, ख़ुसूसन मिडिल क्लास का, जो शहरी मिडिल क्लास थी, उसमें जो मसाइल थे उनमें औरतों के मसाइल को पिन पॉइंट किया, और उसके ज़रिए से एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो हमारे मुल्क में हमेशा से है कि ख़वातीन जो हैं उनको उस तरह का पोर्ट्रेल नहीं मिलता जो उनका जायज़ हक है। तो इस वजह से, और फिर इनकी जो लिखने की अपनी कुव्वत है, डायलॉग की, ह्यूमर की, वो बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन एक सेगमेंट जो है वो फिर भी उस वक्त तक टच नहीं हुआ था, मैं समझ लीजिए 1978 तक, कि जो हमारे रूरल क्लास है, जो हमारे पेजेंट्स हैं, जो 70% के करीब उस वक्त पाकिस्तान का था, वो सवाए पंजाबी फिल्मों के कहीं उनका इजहार नहीं होता था। तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि मुझसे कुछ अरसा पहले ताहरा सैयद के वालिद शबीर हसन खान साहब का एक नावल था झोंक से आल, उसको मुन्नू भाई ने किया, जिसमें पहली बार हमारे देहात के या गांव की ज़िंदगी जो है और उसको सामने लाया गया, और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो उससे ही ये जो कहानी वारिस की, जो मेरा एक तरह से एंट्रेंस है टीवी ड्रामा सीरियल में, तो इस कहानी ने आकर इसकी वजह से वो बहुत सारी खामोश, एक तो पहले तो ख्वातीन थी जो हमारी साइलेंट मेजॉरिटी में थी, फिर हमारा वो पूरी की पूरी क्लास 70% हमारे लोग जो कि सिर्फ सुनते थे, देखते थे, और कोई उनकी बात ना करता था ना सुनता था। तो शायद मैंने कोशिश की उनको एज ह्यूमन बीइंग्स प्रोजेक्ट करने की कि ये लोग अदद नहीं हैं, ये लोग जो हैं ये सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इनकी अपनी भी ज़िंदगी हैं, अपनी भी कोई सोचें हैं, अपनी भी महरूमियाँ हैं। तो उस वजह से शायद लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताऊं, जो शायद हम शहरों में रहने वाले लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि एक आदमी अपनी लेजिटिमेट कमाई से, जो उसने अपने खून पसीने से कमाया है, अगर कोई चीज़ ऐसी ख़रीद लेता है अपने घर में जो कि उसकी क्लास के साथ मैच नहीं करती या उसकी क्लास में अलाउड नहीं है, तो वो उस चीज़ को खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ये जो दुबई, मस्कत वगैरह से हमारे लोग आए, तो ये उस ज़माने में बेचारे कभी कोई लेमन सेट ख़रीद लिया एक, लेकिन आप यकीन करें, ये शायद आपको मुश्किल हो इसे यकीन करने में, कि वो अपने गांव में अपनी
कमाई, हलाल की कमाई से कमाया हुआ वो था, वो उसको पब्लिकली शो करके इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि शीशे का बर्तन इस्तेमाल करना जो है ये चौधरी साहब का प्रेरोगेटिव था, मज़ारे का प्रेरोगेटिव नहीं था। तो ये चीज जो थी, इसने मैं समझता हूं कि इसमें जब लोगों ने अपने आप को रिफ्लेक्टेड पाया, तो मैं एक छोटी सी बात करके, क्योंकि मुझे पता है हमें सब लोगों को बात करनी है, इसी फ्यूडल क्लास के हवाले से आगे चल के ज़िंदगी में मेरी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई जो फ्यूडल क्लासेस से ताल्लुक़ रखते थे, यूनिवर्सिटियों में हमारे साथ थे, ज़िंदगी में भी। तो एक दफ़ा एक महफिल में कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया, फ्यूडल्स थे, बाद में उनमें से कई वज़ीर वज़ूर भी बने। तो उन्होंने यही कहा कि भाई तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, ये जो तुम्हारे कैरेक्टर हैं ये कभी हुआ करते थे, हमारे बाप दादा में के ज़माने में ऐसे लोग होते थे, अब नहीं होते हैं। मैंने कहा देखो बात ये है कि हर क्लास में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, कोई क्लास पूरी की पूरी अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जिसको आप कहते हैं, जो बिल्ट इन फॉल्ट होते हैं। मैंने कहा तुम्हारी क्लास का एक बेसिक फॉल्ट है, एज क्लास इंडिविजुअली तुम अच्छे हो सकते हो। वो कहने लगा क्या? मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं, अगर एक मज़ारा आए तुम्हारे पास और कहे कि सर मैंने 25 साल बल्कि मैंने सारी उम्र जद्दी पुश्ती में आपका नौकर हूं, मेरी बेटी की शादी है, मेहरबानी करें तो मुझे कुछ मेरी मदद करें, तो ऐन मुमकिन है कि तुम अपने मुंशी को बुलाओ और उसको कहो कि जो ये मांगता है इसको दे दो। लेकिन अगर वही आदमी आए और आकर तुम्हें यह कहे कि सर मैंने 25 साल 6 महीने 13 दिन आपके खेतों में काम किया है, इंटरनेशनल जो वेजेस हैं उनके हिसाब से इतने पैसे मेरे बनते हैं, मेरी बच्ची की शादी है, मेहरबानी करें मुझे ये पैसे दे दें ताकि मैं अपनी बच्ची की शादी कर लूँ। तो तुम अपने बंदों को बुलाओगे, उसको कहोगे कि इसको दरख्त के साथ बांधो और इसको जूते मारो। अब सवाल तो दोनों में एक ही किया, उसने भी बेटी की शादी का मांगा, तो कहने लगा इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मतलब इसका यह है कि तुम्हारे सिस्टम में बख्शिश देना तो है, हक देना नहीं है। तो वो डिफरेंस जो है वो मैंने कोशिश की। और जिस तरह देखिए, जिस तरह गुलदस्ता जो है ये तरह तरह के फूलों से मिलकर बनता है, इसमें ऑफ सीज़न फूल भी होते हैं, सीज़न के फूल भी होते हैं। तो ये हम 4 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हम अपनी अपनी जगह पर उस गुलदस्ते में अपने अपनी फसल के अपने अपने सीज़न के फूल लगाते हैं, और जब ये गुलदस्ता बनता है तो आप सब लोग जो हैं उस गुलदस्ते से, उसके मुख्तलिफ रंगों से महजूज होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अपने हिस्से का फूल अगर अच्छी तरह से और बेहतर अंदाज से लगा सकें तो शायद इतना कुछ ही हमारे बस में है, और ये कुछ ही हम करते चले आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आपसे फिर बाद में सवाल करूँगी कि आपने जो लिखा उसका कितना असर फ़र्क पड़ा माशरे में। नूरुल हुदा साहिबा ने भी इसी जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं, उन्होंने सिंध की प्रॉब्लम्स पे लिखा है, वहाँ की रस्म और रिवाज पे। और आपने जो तस्वीर कशी औरत की है जिस खूबसूरती से, वो किसी और ने नहीं की। आपने औरत को ताकतवर दिखाया, आपने उसको कमज़ोर दिखाया, और आपने एक तरह से पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। तो वो जो चीज़ें सामने आई उससे आपको तो दुश्वारियाँ नहीं हुई जब वहाँ के लोगों से जब वो चीज़ निकली बाहर? एक्चुअली समझा ये जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आई, और मैंने भी बाहर से बाद में सुना लोगों से कि मुझे वडेरों ने किडनैप करने की धमकियाँ दी, मुझे बड़े ही मतलब ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ा, पर ऐसा एक्चुअली था नहीं। मैं थोड़ा सा ये आपको बताती चलूँ कि मुझसे पहले सिंधी राइटर्स जो थे, जो मुझसे पहले आए थे, मेरा अपना ताल्लुक़ सिंधी अदब से है, मैं भी अदब से आई ड्रामा के तरफ। तो मुझसे पहले जो सिंधी राइटर्स थे वो बहुत काम कर चुके थे और सिंधी समाज में वो तब्दीली की बुनियाद डाल चुके थे। अयूब ख़ान की रिजीम में सिंधी अफसाना निगारों और शायरों का जो उन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद की,
जेल खाने से तो खैर उसकी इंतहा हो जाती है वहाँ तक, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो आज भी सिंधी अदब का सरमाया है। तो जब मैं ये सारे मौज़ूआत लेकर अपने पहले सीरियल में जंगल के साथ, जंगल भी एक्चुअली मेरी तमाम सिंधी उस ज़माने में लिखी हुई शुरू की तमाम सिंधी कहानियों का एक मजमुआ ही था जो मैंने लेकर जंगल में उन्हें डाला था। तो एक ग्राउंड उसका बन चुका था। और मैंने जब जंगल लिखा था तो मेरी उम्र उस वक्त 26 साल थी, और मुझसे जब इंटरव्यूज़ किए जाते थे तो जब शुरू में मैं 26 बताती थी तो जर्नलिस्ट थोड़ा मुझे गौर से देखते थे, तो फिर मैंने 2 साल बढ़ा दी और 28 बताना शुरू कर दी। तो इस तरह ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि उस 26 साल की उम्र में मैंने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो मुझे मोहब्बत, जो रिस्पॉन्स, जो कुछ मिला वो एक 26 साल की उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इंसान 80 साल की उम्र तक इसकी तमन्ना करके मर जाता है मगर उसे नहीं मिलती है। लेकिन इस हवाले से रियली सिंधी व्यूअर जो मेरा था, जो सिंधी रीडर जो था, जो सिंधी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता था, आप यकीन करें कि मुझे उन्होंने इतनी मोहब्बत दी जंगल के बाद कि मुझे ऐसा गुमान कभी गुज़रता था कि मैं तो बहुत कोई आला आसमानी मखलूक हूँ, और हाथ तक चूम लेते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी और ये सारा इस उम्र में मैंने देखा। और जहाँ तक थोड़ा बहुत होता था, मसलन 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरी अम्मा को मेरा लिखना पसंद नहीं था, बहुत रोती थी जब मेरा अफसाना छपता था, रो रो के वो बड़ा बुरा हाल कर लेती थी और कहती थी कि ये तो हमें भी गुनाहगार कर रही है, ये क्या लिख रही है। और फिर लोग आकर उन्हें, ये अफसानों की बात मैं आपको बता रही हूँ, कहानियों की, और फिर सारी सारी रात उन्हें नींद नहीं आती थी और मैं छुप छुप के लिखती थी उनसे। अच्छा, छुप छुप के, क्योंकि अब तो मैं लैपटॉप पर लिखती हूँ एक अरसे से, उस ज़माने में हम कागज़ पर लिखते थे, तो मैं उनके खौफ से कि वो कागज़ बहुत ज़्यादा मैं फाड़ती थी, तो वो आवाज़ ना उसकी सुन लें, तो मैं उसका बॉल बनाकर टेबल के बेड के नीचे डाल देती थी। तो अगर उन्हें आवाज़ सुनाई देता तो वो फिर आ जाती, तुम क्या कर रही हो। तो इस तरह उनके लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़दा बात थी मेरा लिखना। जब मैंने जंगल लिखा तो वो उनका ज़्यादा अरसा मेरे पेरेंट्स का मदीने में गुज़रता था, तो वो मदीने से वापस आ रही थी पाकिस्तान। एक एयर होस्टेस थी जो सिंधी थी, तो उसने अम्मा से ज़रा सिंधी में बात करते हुए पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सैयद हैं, कहाँ के हैं, हैदराबाद के हैं, ये वो। तो कहने लगी कि खुद बता रही थी मुझे कि एयर होस्टेस ने पूछा कि आप नूरुल हुदा शाह को जानती हैं, तो मैंने कहा वो मेरी बेटी है। तो उसने मेरे हाथ चूम लिए और मुझे कहा कि ये मैं उसके हाथ चूम रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे राइटर मान लिया और ख़ुद बताती थी सबको कि मैं नूरुल हुदा शाह की माँ हूँ। और इसी तरह कुछ छोटे छोटे वाक़यात हुए। मसलन एक सिंध की मशहूर आज भी है, सैयदों की एक एसोसिएशन है, वहाँ उनके हर साल या हर 6 महीने बाद बड़े इज्तिमात होते हैं। तो वहाँ एक मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि नूरुल हुदा शाह को सैयदों की उस क्या कहना चाहिए कि कम्युनिटी से, नस्ल से तो नहीं कर सकते थे, बहरहाल कम्युनिटी से जो है इससे खारिज कर दिया जाए। बड़े बड़े उसमें अखबार में छपा। थोड़ी सी तकलीफ़ मुझे इस बात की नहीं हुई कि मुझे कम्युनिटी से निकाल दिया गया। जिस ज़माने में ये डिसीजन लिया गया वो, तब मेरी उम्र वो थी जब मैंने मेरे अंदर एक सैयद होने के पीछे जो निस्बत है उसके लिए एक सेंसिटिव सा की सोच आ गई थी। तो मैं उस निस्बत से अलहदा होने पर थोड़ी सी अफसरदा ज़रूर हुई, मगर फिर वही लोग मेरे सामने आए, फिर वही लोग, उन्होंने मेरी तारीफ़ें की, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ शामें मनाई। इसी तरह एक सीएम थे अपने वक्त के, भरी शादी में उनकी बेगम ने उठकर पूछा कि यहाँ नूरुल हुदा शाह कौन है,
मैंने बड़े फ़ख्र से कहा मैं हूँ, तो उन्होंने कहा कि शर्म आती है हमें तुम पर। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़र आई हूँ। लेकिन मैं उस बात को इस तरह से अब क्लोज़ करूँ कि अगेन कि मुझे जो मोहब्बत पूरे पाकिस्तान से मिली, जो शहरत मुझे पूरे पाकिस्तान से इस काम पर मिली, और जो सिंध से मिली, सिंध की औरत से जो कुछ मुझे मिला, एक आम सिंधी से जो कुछ मुझे मिला, और आज भी जो कुछ मुझे मिलता है, आप लोग जो मोहब्बत देते हैं उसमें और वो जो मुझे मोहब्बत देते हैं उसमें ये फ़र्क है कि वो आप मुझे शौक़ से सुन रहे हैं, वो मुझे चूम कर अपनी आँखों पर बिठा देते हैं, यूँ समझ लीजिए। सो अगर थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ें आई भी होंगी तो वो उस पर कुर्बान की जा सकती हैं। चलिए, नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी आई थिंक थोड़ा टाइम लेता है। कोई चीज़ जब आप सामने लाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद लोग समझते हैं इस बात को। कैसरा, आप जो है आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की तालीम बाहर से हासिल की है और आपके 2 सीरियल्स आपने लिखे हैं, यानी दिल ही तो है और तौहीन। तो आपने पाकिस्तान के लिए लिखा वहाँ बैठ के, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी उर्दू में, लेकिन आई नीड टू स्पीक मोर इन इंग्लिश बिकॉज आई फील मोर comfortable. I hope that's okay. I'm delighted to take part in this festival. It's my first time in this festival, and I'm able to connect with a lot of Pakistani writers, and it's been a real honor for me to meet my fellow writers. These are the writers I admire, I have heard about. Amjad Islam, Amjad I've known for 15 years, and I'm delighted to meet him again. And then these are the ladies, Hasina Moheen and Noor al-Huda. I haven't heard about them. They're very popular with my family's relatives in Pakistan, and I'm delighted to connect with them, really am. And I want to congratulate you, sister, Bahut Mubarak ho, because she has been through a lot of trouble to actually write the drama and to come out successfully. It's very difficult when barriers like that are placed. Now, in terms of myself, my main career is writing books. My novel, some of you might have read, is called The Holy Woman. दूसरी novel है Typhoon. तो आजकल वो पहली novel जो है ज़री बानो की शक्ल में वो पेश कर रहे हैं. So hopefully some of you will read my work. In terms of script writing, I stumbled into it by chance. I love Pakistani drama. मुझे बहुत पसंद थे. तो एक दिन मैंने अपने आप में सोचा कि मैं क्यों नहीं लिखूं ऐसे इतने शानदार ड्रामे पाकिस्तान से आते हैं. And that's where the idea started. मैं मैनचेस्टर में बैठी हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हूँ, तो सोच आई कि मैं लिखूँ. मेन प्रॉब्लम है, मैं तो इंग्लिश लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, ड्रामा तो उर्दू में होगा. Where will I do? What will I do? So my main problem was the distance, the language barrier. Luckily for me, I had a very good friend, Manaza Hashmi Saba. She was the head of PTV उस वक्त, तो उससे मैंने ड्रामा दे दिया. उन्होंने ले लिया मुझसे. फिर अपने क्या है, तारिक जमील साहब उस टाइम प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने उसकी स्क्रीन प्ले उर्दू में लिखी और उसके बाद उन्होंने ड्रामा बना दिया. It was produced. It was quite successful. But the process was quite different from these people's process. I wasn't here, they are here. They can work with the producer, they can work with the director. The distance separated me. This was my first drama. And I have actually got a degree in script writing, and I've actually done a course in script writing because script writing is not easy. Novel likhna आसान बात है, script writing बहुत मुश्किल है. You have to learn the skill, and I learned it, and I wrote it. But the problem was still a distance. And one of the things they explained was, in a novel you have total control. In a drama you don't have control. First control is you write it, you pass it to the producer. Producer takes over. Then the director takes over. Then the actors take over. And then everybody is part of a team. So that was the process I went through. And I'll talk more about this later. Is that okay? Thank you. That's fine. अब हसीना मोइन साहिबा की तरफ आते हैं कि आपने कई साल तक नहीं लिखा हसीना पर. इसकी क्या वजह थी? इसकी 2 वजूहात हैं. एक तो मामूली कि मैं बीमार पड़ गई थी.
आप या तो थोड़ा हाँ। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो कुछ अरसे के लिए मैं बीमार पड़ गई थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नहीं, आवाज़ नहीं जा रही। आवाज़ है ही कम। अच्छा जी, मैंने कहा कि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मैं बीमार पड़ गई थी कुछ अरसे के लिए, दूसरे जब मैं ठीक हुई और मैंने टीवी देखना शुरू किया तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुछ ड्रामे ऐसे आ रहे हैं जिनके उनसे पहले आना चाहिए लिखा हुआ एहतियात ख़तरा है। बिल्कुल, क्योंकि ज़बान का इस्तेमाल करना, ज़बान का लिहाज करना, अदब व तहज़ीब, ये हमारा वर्सा है और हम इसको मानते हैं कि जब भी आप कोई बात कहें, कोई हर्फ आपके मुंह से निकले या कोई लफ्ज़ निकले, तो ऐसा ना हो कि आगे वो जाके बच्चों को ख़राब करे या घर वाले बददिल हो जाएं। तो इन हालात में मुझे लगा कि मैं इसमें सूट नहीं करूँगी। तो बहुत अरसे तक मैं नहीं लिखा। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं वो सब, ना मुझे गालियाँ आती हैं, ना मुझे बुरी ज़बान आती है, ना मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ अगर लियाकताबाद के लोग हैं तो वो बुरे ही बुरे होंगे, वो एक दूसरे के बाल खींचती रहेंगी औरतें, या हर सास जो है वो बहू को धक्के दे के निकाल देगी, हर शौहर इतना जालिम होगा कि बीवी को थप्पड़ मारेगा, निकाल देगा। दैट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैंने बचपन से अदब पढ़ा है और उसमें भी मुझे उस वक्त, जबकि मैं 12 साल की होंगी, ये बहुत बुरा लगा था कि आदमी दूसरी शादी कर लें, आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन औरत जो है वो उसके सामने खाना लगा के पेश करे, अपनी शौकन को खुश करने के लिए मिठाई बना के लाए। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बेवकूफ़ी है बिल्कुल। ऐसी औरत कहाँ होती है? हमारे घर में नहीं होती थी। इसलिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो शायद गैर शऊरी तौर पर मेरे जहन में ये था कि लड़कियां ऐसी नहीं होती, क्योंकि ना हमारे कॉलेज में थी ना हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी लड़कियां थी जो मार खा सकती। मगर आप बताइए ये आज भी हो रहा है। हमने 40 साल लिखा और पहला मैंने ये काम शुरू किया था शहज़ोरी से कि औरत को इतना हक हासिल है कि अगर उसकी बेइज्जती की जाए, उससे बुरा भला कहा जाए बेवजह, तो वो जवाब भी दे सकती है और एहतिजाज प्रोटेस्ट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन आज के दौर में भी जो ड्रामे आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी में औरतों को मारा पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, इवन रात के वक्त निकाल दिया जाता है और वो दुखिया जंगलों में घूमती फिरती है। भला कराची के शहर में औरत बाहर निकले और बच जाए। तो ये जो ख्याली कहानियाँ आजकल बन रही हैं ये औरत पर जुल्म है। और जो लोग भी लिख रहे हैं मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि औरत को इतना जलील ना कराएं, वो पहले ही काफ़ी जलील हो चुकी है। यही सवाल मैं अमजद साहब से करूँगी कि आपने 12 साल तक नहीं लिखा, आप क्या इसकी वजह ये थी कि अभी भी औरत बग़ैर चादर के फिराई जाती है बाज़ारों में, और अभी भी क्या प्राइवेट जेल्स हैं, तो क्या आपका उस वजह से दिल ख़राब हो के आप पीछे हट गए लिखने से? एक हद तक तो ये बात, इसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मेरी कुछ इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। देखिए, बात यह है कि हर लिखने वाला सबसे पहले तो अपना इजहार करना चाहता है, जो वो सोचता है जिस तरह से। फिर उसके बाद उसका एक ताल्लुक़ अपने मुआशरे के साथ होता है कि वो जिनके लिए लिखता है उनके साथ उसका ताल्लुक़ कैसे बनता है। और उस तीसरी सतह पर वो चीज़ें आती हैं जिनको पब्लिसिटी, शोहरत या माली फ़वायद या दूसरी और चीज़ें कह सकते हैं आप। तो अब इज़्ज़त जो हमें मुआशरे ने दी है, आज आप इतने बहुत सारे मेहरबान जो हैं
वो जमा हुए हैं यहाँ, तो वो इज्जत और एहतराम जो हम लोगों ने किसी ना किसी तरह थोड़ा थोड़ा काम करके आप लोगों के दिलों में जो जगह पैदा की, मेरे लिए उस जगह की बहुत इज्जत है, मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरा वो छोटा सा एहतराम जो आपके दिलों में है वो अब मैं अपने हाथों से बर्बाद कर दूँ। मैं, क्योंकि इस सिस्टम में जो ड्रामा मुझे लिखना पड़ेगा, उस ड्रामे के बाद यकीनन आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये सीना मोइन थी, ये अमजद इस्लाम था, ये नूरुल्लाह थी जिसकी आप इतनी तारीफ़ें करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है उन्होंने। तो मैं इस चीज़ से बचना चाहता था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पिछले 10-12 बरस में जो आज़ादी आई है मीडिया में, इसके बहुत सारे रोशन पहलू भी हैं। मैं इस बात को भी बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि कुछ बहुत अच्छे नए राइटर भी आए हैं, नए डायरेक्टर भी आए हैं, नए एक्टर भी आए हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना बढ़ गया है ड्रामे का कि ये जो 2-4% अच्छे लोग होंगे, ये इनका कोई नाक नक्शा समझ में नहीं आता, और ज़्यादा डोमिनेट वही लोग कर रहे हैं जिनकी तरफ हसीना ने अभी इशारा किया है। एक थोड़ा सा मैं आपको सोचने के लिए एक मौका कह लीजिए या एक इशू चाहता हूं कि आप इस पर गौर फरमाइए। देखिए, पीटीवी ने अपने 20-25 साल पहले जो थे उसमें भी बड़ी खराबियां थी, हर होती हैं सिस्टम में, लेकिन वो ड्रामा जो था वो अपनी पब्लिक को जवाबदेह था, वो लोगों के लिए लिखा जाता था, लोगों के मसाइल पर मबनी होता था, और हर तबका जो है उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तबकों को लेते थे, जैसे अभी आपने देखा। तो एक मुआशरे की एक ऐसी तस्वीर बनती थी जिसमें हम लोग कोशिश करते थे कि अपने मुआशरे को जैसे हम देखते हैं या जैसे मुआशरा अपने आप को दिखाना चाहता है वो पोर्ट्रे करें। नतीजा ये है कि एक क्रेडिबिलिटी जो है वो डेवलप होती थी लिखने वालों में और देखने वालों में। अब हुआ ये कि वक्त के साथ साथ एकदम ये बहुत सारे जब चैनल आए तो वो जो रिश्ता था उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई। अब जो लिखने वाला है वो आवाम के लिए नहीं लिख रहा, वो अपने प्रोड्यूसर के लिए लिख रहा है, जो प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस जो है वो उस एडवर्टाइजर के लिए लिख रहा है जिसने उसको ऐसा इश्तिहार देना है। और यूं वो जो बुनियादी आप कह लीजिए दायरे में जो उसके अनासर तरकीबी थे वो बदल गए हैं। तो जो ड्रामा आवाम के लिए लिखा जाएगा और आवाम को जवाबदेह होगा, उसके अंदर अवामी जज्बात का या अवामी मसाइल का आना वो आप कहिए कि उसके बगैर वो लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई ड्रामा रेटिंग या इश्तिहारों के लिए लिखा जाएगा तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है इससे कता नज़र के किस सतह के नाजरीन उसको पसंद कर रहे हैं, उस चीज़ को फिर आगे लाया जाएगा। चुनाचे शुरू में औरत को घसीटा गया, फिर जैसे इन्होंने कहा कि वो ज़बान कुछ ऐसी, और उसके बाद अब जब मैं कभी ड्रामे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे वफादार औरत का तस्वर पाकिस्तान से ख़त्म ही हो गया है। कोई भी औरत मुझे अपने खामन से वफादार नज़र नहीं आती। अमजद कोई खामिन भी वफादार नहीं जी जी वो मतलब ये है कि हमने एक सोसाइटी में जो एक्सेप्शंस हैं 2-3-4% हर सोसाइटी में लोग होते हैं जो बुनियादी उससे धारे से सोसाइटी के बाद हमने उन लोगों को आइडियलाइज कर लिया है और 24 घंटे टीवी पर वही दिखाते रहते हैं। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि ये इस कहानी का, इस तस्वीर का एक हिस्सा तो है मगर ये पूरी तस्वीर नहीं है। तो चूंकि कोई रास्ता मेरे पास नहीं था कि मैं इस सारों की मौजूदगी में जो मैं कहना चाहता हूं वो कह सकूं, इसलिए मेरे गुरेज की एक वजह तो ये थी। इसका एक मैं छोटा सा 2 लाइनों का एक वाकया सुना के नूरुल्लाह को ये माइक देता हूं कि एक मैंने थिएटर का प्ले लिखा, तो वो प्ले मेरे एक एक्टर था, उसने मुझे आके कहा जी कि मेरी बेटी की शादी है तो आप मुझे ये दे दें, मैं वादा करता हूं कि मैं इसमें कोई ऐसी उल्टी पलटी हरकत नहीं करूंगा। खैर वो ले गया, मैंने दे दिया इसलिए ड्रामा। तो 12-13 शो उसने मुझे देखने नहीं दिए, कभी कहे अभी कच्चा है, कभी कुछ कहे। फाइनली एक दिन मैं अपनी बेगम और अपनी बेटी के साथ मैं देखने गया, तो उस जमाने में 50 रुपये टिकट होती थी। इंटरवल पर एक यंग सा जोड़ा था, वो आए मेरे पास और मुझे कहने लगे कि अमजद साहब ये ड्रामा आपने लिखा है।
मेरी कुछ समझ में आ नहीं रहा था, मुझे बहरहाल मानना तो पड़ा क्योंकि नाम मेरा लिखा हुआ था। तो कहने लगा जी हमारे आपकी तरफ 150 रुपये लगते हैं। मैंने क्या क्या हुआ? कहता जी मेरी बीवी ने सुबह अखबार में देखा था तो इस पे आपका नाम लिखा हुआ था, उसने कहा कि ये अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा है, ये यकीनन अच्छा होगा, इसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी, तो मेहरबानी फरमा के हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो ये चीज, वो तो थिएटर था उसमें उन्होंने की, लेकिन अब अगर यही चीज मुझे महसूस हो कि सारे मुल्क के लोगों को मुझे ये जवाब देना पड़ेगा, तो मैंने इससे बेहतर समझा कि मैं एक साइड पे हो जाऊं। जब ये तूफान जरा थमे तो शायद मैं फिर, और मैं बस आपको जाते जाते ये इतला देना चाहता हूं कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि अब ये विशेष सर्कल जो एक तरह का था, ये शायद अपना दायरा खासी हद तक मुकम्मल कर चुका है, और अब मौका है कि वो जो 2-4% अच्छे लोग काम कर रहे हैं, हम फिर उनके साथ मिलकर एक दफ़ा कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इस साल 2013 में मेरा एक सीरियल जो है वो आप देख सकेंगे। थैंक यू। आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया इसी में। अच्छा, नूरुल हुदा साहिबा, आप ने कारोकारी के बारे में लिखा, आपने औरत की कुरान के साथ शादी के बारे में लिखा, वडेरे के जुल्म के बारे में लिखा, तो क्या कोई तब्दीली आई माशरे में आपके लिखने से, और अगर नहीं आई है तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं थोड़ा सा अमजद साहब की बात में से कंटिन्यू करते हुए मुझे एक जुमला याद आ रहा था। हमारे एक सिंधी के शायर हैं, बहुत जदीद शायरी में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, इमदाद हुसैनी। उन्होंने कहीं एक जुमला लिखा था, कहा था, जो मेरे दिल पर नक्श हो गया कि अल्फाज भी हराम की कमाई और हलाल की कमाई की तरह होते हैं, अल्फाज को हलाल की कमाई की तरह खाना चाहिए। जब आप अल्फाज को हलाल की कमाई की तरह इस्तेमाल करेंगे और अल्फाज में से हलाल कमा कर खाना चाहेंगे तो तब्दीलियां भी आएंगी। जैसे जैसे अमजद साहब बता रहे हैं, हराम और हलाल का फ़र्क आप लोग देख रहे हैं, मैंने तब्दीली देखी भी है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक सिंधी अफसाना निगारों और शायरों ने पहले से ही एक उसका ग्राउंड बनाया हुआ था उस तब्दीली के लिए। मज़ीद इस पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा एक वाक़या भी शेयर करती चलूँगी आपके साथ कि जब मैंने जंगल लिखा था, और अभी सिर्फ मैंने जंगल या उसके बाद का एक शायद 1-2 सीरियल्स अभी लिखे थे, तो मैं अपनी एक बचपन की फ्रेंड से कराची में, वो इस्लामाबाद से आई, मैं हैदराबाद से आई, तो मैं मिलने के लिए यहाँ उसके घर गई। तो मेरी फ्रेंड की अम्मी बार बार उसे कह रही थी कि तुम उस साथ वाली बीबी को बुलाओ ना, वो आकर मिल ले। तो मैं, क्योंकि वही बात शोहरत की थी, तो मैं सोच रही थी कोई है जिसे मुझसे मिलने का बहुत शौक़ है। खैर कुछ देर के बाद एक लड़की आई, कोई उसकी 28 साल की एज होगी, उसके पास एक छोटी सी बच्ची थी जो 1 साल की, इतनी एज की थी। तो बातों बातों में पहले तो वही कहती रही कि मैं इतने शौक़ से देखती हूँ ये वो, बातों बातों में उसने कहा कि आपको पता है मेरी बेटी का नाम क्या है? अच्छा, वो भी सैयद थे। तो कहने लगी कि आपको पता है मेरी बेटी का नाम क्या है? मैंने पूछा, कहने लगी इसका नाम नूरुल हुदा शाह है। मैंने कहा अच्छा। वही खुशफहमी कि मेरी शोहरत से मुतासर हुई या काम से। कहने लगी आपने पूछा नहीं कि मैंने ये नाम क्यों रखा है? वह पूछने पर उसने मुझे बताया कि मैं सबसे छोटी बहन हूँ, मेरी बड़ी बहनों की शादियाँ नहीं हुई, मेरी पुप्पियों की शादियाँ नहीं हुई, उनसे पहले वाली औरतों की शादियाँ नहीं हुई, और कभी किसी को, चूँकि इसमें प्रॉपर्टी शेयर होती है, इसलिए कभी इस तरह का किसी ने सोचा भी नहीं। कहने लगी आपने जब जंगल लिखा तो मेरे 3-4 भाई उसने बताया कि हैं, उनमें से एक भाई मेरा कराची में था, वो जंगल देखकर घर आया गांव। बाप मेरा, उसने मुझे बताया कि बड़े एक ज़मींदार का नाम उसने मुझे बताया, उसने आकर अब्बा को कहा कि मेरी बहनों की शादियां करवाओ।
जंगल में वो उन लड़कियों के कैरेक्टर्स थे जिनकी शादियां नहीं होती, जिन्होंने अपनी हवेली के बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई। तो ज़ाहिर है उसने कहा कि मेरे अब्बा ने, भाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने बताया कि मेरी खाला का बेटा यहाँ कराची में था, उसने उससे बात की, वो ज़िंदगी में मैं पहली बार बाहर निकली, वो रात के अंधेरे में मुझे भाई हवेली से निकाल कर ले आया और कराची पहुंचकर उसने मेरी खाला के बेटे के साथ मेरा निकाह करवाया। और ये मेरी बेटी है, मैंने इसका नाम नूरुल हुदा शाह रखा है। मैं समझती हूँ किसी भी राइटर के लिए इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इज्तिमाई तब्दीलियों की बात है तो तब्दीली आई है। जो लोग, क्योंकि आप सिंधी सोसाइटी के बैकग्राउंड में मुझसे पूछ रही हैं, तो जो लोग इस सोसाइटी को समझते हैं, जानते हैं, उससे बिलोंग करते हैं, वहाँ से निकले हैं, उन्हें पता है कि कितनी अवेयरनेस आई है। आज आपको सिंधी देहातों के सिंधी लड़कियां जो हैं वो कराची की NGOs के साथ काम करती हुई भी मिलेंगी आपको। वो आज वो शोहर से, अमजद साहब के साथ माजरत से, शोहर से के साथ वफादारी करने से पहले उससे भी वफादारी की तवक्को करती हैं और एक सवाल जहन में रखती हैं। हाँ, जुल्म और सितम अपनी जगह जारी है और जालिम और मज़लूम के बीच की ये कशमकश ज़माने में कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन असल सरमाया अवेयरनेस है कि मज़लूम को पता हो कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, वो ज़रूर सिंधी सोसाइटी को मिला है। बहुत खूब, बहुत खूब। कैसरा, मैं आपसे जो सवाल करूंगी वो ये कि आप तो रहती हैं इंग्लैंड में, लेकिन आपने पाकिस्तानी माशरे के ऊपर लिखा, तो इसकी क्या वजह? ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे बहुत बातें आपकी अच्छी लग रही हैं। तो हकीकत की बात यह है कि मेरी बहन ने इधर ड्रामा लिखा है कुरान पाक के साथ शादी करने की, और मैंने एक किताब लिखी है सेम मजबून विद द होली वुमन। मैंने 16 साल से पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC 2 पे, तो उस पर उन्होंने दिखाया था ये कुरान पाक के साथ शादी कैसे करते हैं। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने तो कभी ऐसी कुछ बात सुनी नहीं थी, ना देखा था। उस वक्त से मुझे ये आइडिया लिया तो मैंने ये किताब लिख दी। तो हैरान की बात, उन्होंने ड्रामा लिख दिया। सो आई वांटेड टू से दिस। अच्छा, बात ये है कि आई लव पाकिस्तान। बचपन से इधर मैं 8 साल की थी जब मैं इंग्लैंड चली गई, तो वो यादें जो हैं बचपन की वो भी ताज़ा हैं। तो मेरे 3 भाई हैं, 1 बहन है, तो मैं समझती हूँ मैं सबसे लकी खुशकिस्मत हूँ, बिकॉज आई हैव पाकिस्तान इन माई लाइफ। वो जो 3 भाई उधर पैदा हुए थे उनकी कनेक्शन अलग है। जो मेरी यादें हैं ना, मेमोरीज हैं, उन्होंने ये किताबें लिखने का मुझे मौका दिया। तो वाई डिड आई राइट अबाउट पाकिस्तान? वजह ये थी कि मैं लिटरेचर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, ग्रीक, रोमन, सब कुछ किया। तो जब मैं ये लिख रही थी ना, मैंने 14 साल से लिखना शुरू किया, काफ़ी देर की बात है। उस वक्त पाकिस्तानी राइटर बहुत कम थे, अब तो न्यू जनरेशन काफ़ी लोग हो चुके हैं। उस टाइम इंडिया से काफ़ी राइटर बड़े थे, मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं चाहती थी कि अपनी किताब भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान को पेश करे, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हों, नाम पाकिस्तानी हीरो का हो, हेरोइन का हो, और दूसरी चीज़ मुसलमानों की दुनिया में दिखाऊं। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट द आइडिया टू राइट माई बुक्स। ड्रामे की बात यह है कि मैंने कहा ना पहले कि मुझे ड्रामे बहुत पसंद थे, पाकिस्तानी ड्रामे, लेकिन आई यूज़ द ड्रामा एज अ मीडियम, एज अ व्हीकल। किताबें कितने लोग ये पढ़ेंगे? वो ही लोग पढ़ेंगे जो अफोर्ड कर सकते, 500-600 रुपये। वो ही लोग पढ़ेंगे जिनके पास टाइम है। वो लोग पढ़ेंगे जिनके पास क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज भी हो गई। ज़्यादा लोग, लेकिन ड्रामा हर इंसान देखता है, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच इट। तो मैं, जैसे मेरे भाई कह रहे हैं इधर और बहनें कह रही हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वुमेन्स इश्यूज। शुरू से वुमेन्स इशू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसमें मैं दिखा रही हूँ काफ़ी वुमेन्स इशू। दूसरी किताब है टाइफून, उसमें भी वुमेन्स इशू ले रही हूँ। तो मैंने सोचा ये कितने लोग किताबें पढ़ेंगे, बेहतर है चूज़ अ ड्रामा सीरियल, एंटरटेनमेंट के ज़रिए अपने आइडियाज़ पेश करो। दिल ही तो है, मैंने शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, उसमें स्टोरी लाइन थी कि औरत को भी काम चाहिए,
जैसे मर्द काम करना चाहता है, औरतों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं तो इंग्लैंड में रहती हूँ, उधर के हालात ऐसे हैं कि औरतें काम कर सकती हैं आसानी से। सो दैट वाज वन थीम। दूसरी थीम थी डिसलेक्सिया, प्रॉब्लम विद राइटिंग। कोई लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम की नहीं ना मालूम, वो कहेंगे ये गधा है, इसके दिमाग में कुछ चलता है नहीं, खोता सा है, लेकिन असल में वो प्रॉब्लम है। सो आई एक्सप्लोर दैट इशू एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं उधर मैनचेस्टर में बैठी हूँ, PTV ने इधर ड्रामा चलाया, मैं प्राइम TV पे देख रही हूँ, लेकिन जब पहली किस्त आई, पहली सीन आई, तो मैं हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है, वेयर इज माई सीन। वजह थी तौकीर नासिर था उस ड्रामे में। Tauqir Nasser is a big actor, so they put him in the first scene because they want to connect with the audience. Nayab was the character of my heroine Saliha, they put her in a second scene. दूसरी मुझे हैरानी ये हुई, the responsibility of a writer, कि एक राइटर की बहुत जिम्मेदारी होती है। आपको मालूम है कि TV इतना बड़ा वजनदार मीडिया है कि हमें ब्रेन वॉश करते हैं। We use it for messages, विजुअल मैसेजेस। तो मैंने सोचा शुक्र हूँ मैं बैलेंस्ड औरत हूँ, आई हैव होपफुली गुड बैलेंस्ड आइडियाज़। मैंने गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा सा खौफ भी आया। मैंने सोचा मैंने लिखा है, मेरे आइडियाज़ हैं, मेरे अंदर से बातें निकली हैं, लेकिन सारी दुनिया देख रही है। गांव में भी देख रहे हैं, जर्मनी में भी देख रहे हैं, शहर में भी देख रहे हैं, इंग्लैंड में भी देख रहे हैं, हर लोग मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन मैसेज तो सेम जा रही है। वी हैव टू मेक श्योर that the messages we write are appropriate and we don't mess around either. The other issue I learned from that, most of the drama I see on Pakistan TV, they are to do with the upper classes, the middle classes, the rich people. मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? Masses are not like this. And I think, what is this? And this is where Amjad Islam, Amjad's drama, I remember people have mentioned his drama. He writes for the masses particularly. And I think as writers we need to bear this in mind. Audience है, वो उससे messages लेते हैं। ऐसी messages ना हो कि वहाँ envy पैदा हो, कि वो भी चाहते हैं कि हमारे पास भी इतनी चीज़ें आए, हमें भी ये मिले. So you're creating envy as well. So for me, the issue of responsibility as a writer is very important as well. मिडिल क्लास के ऊपर, लोअर क्लास के ऊपर भी, क्योंकि इतनी बहुतात है ड्रामों की, लिखे जा रहे हैं, अपर क्लास पे भी लिखे जाते हैं। हसीना आपस से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज का ड्रामा कहाँ खड़ा है? वो मयार है जो 80s और 90s का था? मुझे बाहर भी जाना है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हम आपके साथ। ये ठीक है। देखिए, आज का ड्रामा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डाइजेस्ट से किताबें लिखी जा रही हैं, किताबों से ड्रामे बन रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं मरी गई भी थी, तो वहाँ पे कुछ औरतों ने मुझे घेर लिया, कहने लगी कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये किताबें तो हम कब की पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से आप उसे दिखा रहे हैं। तो ड्रामा बनाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और आपको कोई एक लाइन लेना पड़ती है, या तो आप अपनी ज़ात से लें, या अपनी फैमिली से लें, या अपने माशरे से लें, या ये कि आप फैंटेसी में ले लें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। मुझ पर बहुत इल्ज़ाम था कि अभी भी होगा कि आप फैंटेसी में रहती हैं। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, अगर मैं किसी को कुछ अच्छे ख्वाब दे सकूं पल भर के लिए, तब भी बड़ी बात होती है कि आप लड़कियों को ये बताएं कि वो बोल भी हो सकती है, वो अपनी बात मनवा भी सकती हैं। और जैसे नूरुल हुदा शाह ने कहा कि हज़ारों लड़कियों की शादी नहीं हुई है, तो उनको अगर ये ख्याल आ जाए कि शादी भी हो सकती है तो अच्छी बात है ना नूरुल हुदा। तो इस तरह के जो ड्रामे आजकल आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मेरा जो एतराज़ है वो ये है कि औरत को मज़लूम भी दिखाया जा रहा है और उसको अजीम कहा जा रहा है। यानी अगर औरत मार खा के चुप रहे तो वो बड़ी अजीम औरत है। मेरे ख़्याल से कोई अज़मत नहीं है। आप बिला वजह उसे ताज पहना रहे हैं कांटों का कि वो बड़ी अजीम है और वो चुप रहती है और वो खाना पकाती है, सास की खिदमत करे और मियाँ की खिदमत करे। ये सब बातें हमारे यहाँ नहीं हैं। मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा जी हम वही दिखाते हैं
फॉर इंस्टेंस मैंने इतराज़ किया कि आप लोग ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे? कि आप समझते हैं ये इसी तरह अननोटिस चला जाएगा? आज की बच्चियां हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। एक ड्रामा आ रहा है जिसमें 7th क्लास की बच्ची को दिखाया गया कि स्कूल से निकल के वो किसी ने बाइक रोकी और उससे बात की, उसको बिठाया और अपने घर ले गया। यकीन कीजिए उसके बाद मैंने वो ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि हर बच्ची जो स्कूल से निकलेगी वो सोचेगी कि कोई हमें घुमाने ले जाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा और ये सब कुछ होगा। तो दैट इज़ रॉन्ग। गलत रास्ते पे तो ना ले जाओ ना। आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, या तो आप नॉवेल लिखें, चले उसे जितने लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। टीवी तो पूरा घराना देखता है और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप खातून हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप औरत को उसके हुकूक के बारे में बताएं और ये समझाएं क्या मतलब ड्रामा मैसेज तो नहीं होता, लेकिन उसमें एक मैसेज होता है जो देना चाहिए। आप ड्रामे को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके बाद लंबा खींचते चले जाते हैं और उसका रिजॉल्व कहीं नहीं होता। तो इसका मतलब है आपको ड्रामे की डेफिनेशन भी नहीं आती, आपने ड्रामा पढ़ा ही नहीं है ड्रामे के बारे में और आप लिखने बैठ गए। तो ये जो बातें हो रही हैं, जब मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं और लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जी फला लड़की को देखो कितना मार पड़ी, बहू थी और उसको निकाल दिया सास ने, चलो अब दूसरी बहू ब्याह के ले आएगी, वो बेटा भी खुश है। एक आदमी 4 औरतों से शादी कर रहा है तो उसका भी बड़ा चर्चा हो रहा है। एक ड्रामा मैंने एक किस्त देखी जिसमें एक मियाँ ने अपनी तीसरी बीवी को संसार कर दिया क्योंकि उसे शुबा था कि ये ठीक नहीं है। भाई ये सब क्या मतलब हुआ? आप ठीक नहीं हो, आपने 4 शादियां कर ली तो खुद पहले संसार हो जाते। और एक औरत ने अगर गलती की या नहीं की ये तो अलग बात है। फिर ये कि बीवियां कहीं और लगी हुई हैं, मियाँ कहीं और लगे हैं, तो घर के बच्चे जो देख रहे हैं वो तो यही सोचेंगे कि हमारा अब्बा भी ज़रूर कहीं कुछ कर रहा होगा और हमारी अम्मा भी बाहर जाके कुछ करती होगी। अच्छा, दूसरी बात ज़बान की है। ज़बान आपकी अच्छी होना चाहिए ताकि लोग सीखें, ये भी एक सीखने का अमल होता है। आप अच्छी ज़बान में लिखें, अच्छी ज़बान में दोहराएं। आर्टिस्टों को ये मौका दें कि वो अच्छी ज़बान बोलें, वो अपनी ज़बान ना बोलें बल्कि जो लिखा हुआ है वही बोलें। मगर बदकिस्मती से अगर आपके यहाँ 50 चैनल हैं और हर चैनल में 7 ड्रामे रोज़ होते हैं तो कहाँ से कोई बोलेगा? वो तो आते हैं और अपना पढ़ के चले जाते हैं। तो ये ज़ाती जो ये ड्रामा नहीं बन रहा है, ये हमने प्रोडक्ट बना दिए, एक बिक रहा है मार्क। और आपको ये भी बात मैं बता दूं कि आजकल अच्छे और बुरे ड्रामे का फैसला मार्केटिंग के लोग करते हैं। ना डायरेक्टर करता है, ना एमडी करता है, ना जीएम करता है, ना सीईओ करता है। अब मार्केटिंग का आदमी आके कहता है हाँ जी ये बिकेगी। और सबसे ख़तरनाक बात जो मैं कहने जा रही हूँ, इसे कहीं कोट नहीं कीजिएगा, कि ड्रामा बिकता है, ड्रामा बेचा जाता है, कुछ पैसे ऊपर से दिए जाते हैं, कुछ नीचे से दिए जाते हैं। तो इस तरह से कौन सरवाइव करेगा? इसमें तो सिर्फ वही लोग आ जाएंगे जो पैसे वाले हैं, पैसा देके अपना ड्रामा चलवा दिया, और जो अच्छे लोग लिखने वाले हैं उनके रखे रहेंगे चुपचाप। हसीना आपा, थोड़ा सा हमारे टाइम का मसला खड़ा हो रहा है। मैं आप बाकी 3 हज़रात से जल्दी बस आपके छोटे छोटे जवाब चाहिए। मैं अमजद साहब से ये पूछना चाहूँगी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आपने और क्यों नहीं कॉमेडी ड्रामास लिखे? बस जल्द से एक जवाब प्लीज़। अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जब 30-35 बरस पहले जो टॉलरेंस लेवल था हमारे यहाँ, उसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई कि ऐसा ह्यूमर जिसकी
बुनियाद में कोई रियलिटी हो, वो सवालों करना लोगों के लिए मुश्किल था। तो मैंने भी सोचा फिर कि मैं अपने सीरियल ड्रामों में कोई एक कैरेक्टर लाइट ह्यूमर वाला डाल लेता था और उसके ज़रिए से मैं इजहार कर लेता था, क्योंकि डायरेक्ट बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक छोटी सी आखिरी बात मैं आपसे करूं, मुझे, हसीना भी इसकी गवाह हैं, नूरुद्दा भी, बाहर दुनिया में हम जहां जाते हैं, पड़ोसी मुल्क का हम पर बड़ा रोब है, वहां से हम अपनी डिग्रियां लेकर आते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर दिलीप कुमार साहब, गुलजार और अमिताभ बच्चन, ये 3 आदमी जो आइकॉन हैं बिलाशुबा इस फील्ड के, तीनों ने अलग-अलग कहा कि अमजद साहब, अमजद मियाँ, आपके पाकिस्तानी ड्रामों की, मेरे ड्रामों की नहीं कर रहा, पाकिस्तानी ड्रामों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि हम सारे खानदान वाले इसको मिल के देख सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़े 3 लोग मैं समझता हूं जिन्होंने कॉमन ये खूबी हमारी दरियाफ्त की, बदकिस्मती से हमने उसी खूबी को फरामोश कर दिया है। नूरुल हुदा, आपने अभी जो मेरी अधूरी मोहब्बत आपकी कुछ अरसे पहले आपने लिखा था सीरियल को, ये आपके दूसरे ड्रामे से ज़रा मुख्तलिफ है, इसकी क्या वजह है? एक मुख्तसर सा जवाब प्लीज़। मुख्तसर सा जवाब इसका ये टाइम है ज़रा कम है अब कि जो राइटर होता है, जो अदीब है, शायर है, वो बहते हुए पानी की तरह होता है। ये जो अभी हसीना जो बात कर रही हैं, ये जब पानी ठहर जाता है तो बू देने लगता है, लेकिन अगर अदीब जो बहते हुए पानी की तरह होता है, वो ग्लेशियर से फूटता है, नदी नालों से गुज़रता है, दरियाओं से गुज़रता है, फिर जाकर समंदर में गिरता है। उसके लिखने में जो तब्दीलियाँ, उसके लिखने में और मौज़ूआत में और अंदाज़े बयां में और इजहार में और सोच में जो तब्दीलियाँ वक्त के साथ आती हैं, वो दरअसल इस बहाव का तसलसल हैं। और मैं मुख्तसर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप 4 से जवाब लेना था तो इसलिए सबका। अच्छा कैसरा, आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक अच्छे ड्रामे के लिए? अगेन अ वेरी शॉर्ट आंसर प्लीज। अच्छा, सबसे पहले शॉर्ट आंसर। अच्छा, शॉर्ट आंसर, एंटरटेनमेंट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई भी नहीं ड्रामे को देखेगा। ऑब्वियसली कैरेक्टराइजेशन तो मैसेज भी ज़रूरत है, लेकिन इट्स हुकिंग द ऑडियंस बाय सीइंग। मैं एक बात लेना चाहती, जो बाजी हसीना ने कहा, ड्रामा लिखना बहुत मुश्किल काम है। इट्स हार्डर दैन राइटिंग अ नॉवल, कि बहुत इमेजिनेटिव प्रोसेस है। एक एक सीन को निचोड़ना पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ड्रामा के लिए। एंड इफ़ यू डोंट हैव ड्रामा इन अ सीन, यू डोंट कीप द ऑडियंस इन। मैं ये कहना, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी, मेरे ड्रामे में भी ना डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ थीम आई एम एक्सप्लोरिंग, cancer raising awareness I'm exploring, and superstition. These are the themes in my next drama. चलिए, thank you very much. Before we have a question answer session, आप लोग अमजद इस्लाम अमजद साहब से कोई नज़म सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, असल में ये ड्रामे का था। बहरहाल चूँकि वक्त है, मैं बहुत ही छोटी सी एक नज़म आपको सुना देता हूँ। इसका उन्वान है करो जो बात करनी है। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत नज़म थी। पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इसलिए कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सवाल जवाब का।
क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है। जस्ट मेक एन अनाउंसमेंट, इसके बाद वाला सेशन पंजाबियत जो है वो कैंसिल हो गया है, तो दिस विल बी द लास्ट सेशन हियर फॉर द डे एंड देन देयर विल बी अ मुशायरा इन द गार्डन। ठीक है, सो नाउ वी आर ओपनिंग द फ्लोर टू क्वेश्चंस। वी कैन कैरी ऑन। Yeah, I guess we'll take 2-3 questions at one time and then sort of have a Q&A. मतलब नहीं, आई थिंक क्वेश्चंस के बाद फिर। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ इसलिए जी वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। मुख्तसर सवाल और जिससे आप पूछना चाह रही हैं उनका नाम ले लिएगा। अस्सलाम वालेकुम हसीना आपा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई एक अच्छा ड्रामा बता दें जो आपने अभी रिसेंटली देखा हो, ताकि हमें भी आपके ड्रामे का थोड़ा सा पता चले कि आजकल जो अच्छा ड्रामा आपने देखा हो। जो आजकल देखा जी। मेरी बहन माया, आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आजकल मैं एक टर्किश ड्रामा देख रही हूँ। नाम है मलायल व खलील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि थोड़ा सा आज मैंने एक फ़ील किया कि नए राइटर्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की गई। अच्छा, मैं इत्तेफाक से उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने वारिस को भी उस वक्त देखा जब रोड पे सन्नाटा हो जाता था, हसीना आपा का तन्हाइयाँ भी देखा, आपका जंगल भी देखा। उसके बाद आप सब ने एक जुमला कहा कि हमने इतने साल लिखना छोड़ दिया, हमने इतने साल लिखना छोड़ दिया, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली। हालांकि अगर ड्रामे पे बुरा वक्त आया था तो उस वक्त उसको मज़ीद आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा बस प्लीज़ जवाब आप सवाल आप तो जवाब दे रहे हैं, सवाल बताइए। कि आजकल जो ड्रामे, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बाज़ ड्रामे हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन मुझे यहाँ 2 किरदार नज़र आए तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि एक ड्रामा हमसफ़र के नाम से चला, सड़कों पे सन्नाटा उसके लिए भी हुआ। इन हालात में हमारे सामने एक खातून बैठी है, हीरोइन है उसकी। आप यकीन करें कि उस ड्रामे का मैसेज कि एक लड़की इश्क़ मजाजी से स्टार्ट लेती है और इश्क़ हकीकी पे ख़त्म होती है, और शायद आज की लड़की के लिए शहरज़ाद का मैसेज जो है, मेरे ख्याल है आज की लड़की के लिए इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता। दुर्र शहवार ड्रामा देखें आप, मेरे ख्याल है अगर जहेज़ में कोई ड्रामा देना हो लड़कियों को तो ये ड्रामे लिखे जा रहे हैं आज भी। तो इसलिए इसमें मकसद ये कहना नहीं है कि जो आजकल जो लोग लिखे हैं सब बकवास लिखने हैं। अच्छे लोग हैं, अच्छे नौजवान लिखने वाले, कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत कुछ प्लेज अच्छे लिखे हुए लगते हैं, लेकिन वो इतने वक्फे के बाद आते हैं कि वो बात जो हम आपसे अर्ज करना चाह रहे थे कि जिसमें एक ओवरऑल तस्वीर बनती है कि बड़े बड़े लोग जो दुनिया के इस फिल्म के माहिरीन हैं वो आपकी एक निशानी आपके प्ले की ढूंढ लेते हैं कि यार ये जो पाकिस्तानी ड्रामा है ये हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि दिलचस्पी के साथ देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो थी इसमें वो जो एक परपेचुइटी कह लीजिए या एक मुस्तकिलपन था वो लैग करना शुरू हो गया है। बाकी ये नहीं है कि आजकल अच्छे बच्चे नहीं आ रहे लिखने वाले। ये हमारी उषा बैठी हैं, हमारी बहन भी हैं, छोटी साथी भी हैं, तो बड़े बड़े कमाल के लोग लिख रहे हैं, बच्चियां काम भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो गिला है हम का वो मैं समझता हूँ वो अब भी कायम है और वो अपनी जगह पर है कि जनरली हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। एक मामूली से सवाल मेरा भी है लेकिन अहम है। ये बताइए कि टर्किश ड्रामों के मुतालिक आप तीनों की क्या राय है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग खौफज़दा हैं उससे। नहीं, मैं तो क्यों खौफज़दा है? जी मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। खौफज़दा तो नहीं होना चाहिए। देखिए आप अंग्रेजी फिल्में भी देखती हैं, रोज़ाना अखबार में यही देख रही हूँ। आप इंडिया के ड्रामे भी देखती हैं और अपने भी देखती हैं। देखिए तो इंसान अपनी अपनी पसंद से देखता है, उसमें कोई हरज ड्रामा जो है, मैं इस वक्त प्रोडक्शन की तरफ भी हूँ, लिख नहीं रही लेकिन बहरहाल मेरे पास लिखा जा रहा है। हर तरह से मैं इस वक्त इस पूरी फील्ड में अंदर हूँ। टर्किश ड्रामा चलना चाहिए, टर्किश ड्रामा बहुत अच्छा है।
मुझे इस पर कोई मैं जब इश्क ममनू देख रही थी, कुछ चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के साथ मैच नहीं करती हैं, मुझे आप सब ने, मुझे पता है कि आप सब ने देखा होगा, इसमें जो मेन लोकेशन थी, मेन जो घर था अदनान साहब का, वो घर, वो कैरेक्टर्स, हम इसे थोड़ा सा मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी कि कैरेक्टर्स की वो पासिंग्स, वो एक्शन, रिएक्शन, वो उसका सारा जो कॉम्बिनेशन था, आप यकीन करें ये सब पीटीवी के ड्रामे पर हो चुका है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इससे पहले नहीं हुआ है। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है सिंगल कैमरा की। सिर्फ एक पीटीवी का ड्रामा 3 कैमरा पर शूट होता था, पीटीवी का अपना स्टूडियो होता था, यहाँ आपको लोकेशन लेनी पड़ती है और वो लोकेशन आपको सुबह 9 से रात को 8 बजे तक मिलती है। 9 बजे आपको उस घर का मालिक कहता है कि मेरा घर खाली करें और सामान यहाँ से निकालें। कई इश्यूज़ हैं जिनसे हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सब लोग बहरहाल गुजर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन टर्किश प्ले इश्क ममनू हो या फातिमा गुल हो, फातिमा गुल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत प्ले है, इनको चलना चाहिए, खिड़कियां दरवाजे खुले रहने चाहिए। चीखने शोर मचाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम मुकाबले में उतरें और हम मुकाबला करें। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे जो टर्किश प्ले में सबसे अच्छी लगी, जो हमारे ड्रामों से निकलती जा रही है, हसीना आपा ने जो भी बातें कहीं वो अपनी जगह। अब तो हम किसी को थैंक यू भी नहीं कहते, अब तो हम किसी को, हमारे ड्रामे में कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मरहबा भी नहीं कहता, अब तो हमारा कैरेक्टर एक दूसरे को वेलकम भी नहीं कहता, अब तो दरवाज़ा खोलने से पहले वो नॉक भी नहीं करता। जो चीज़ें हम बना रहे हैं, हम तो अब टेबल पर, हमें ये भी नहीं पता कि डाइनिंग टेबल पर जो कैरेक्टर बुजुर्ग है इस घर का, इस कहानी में, उसको किस कुर्सी पर बैठना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली को किस कुर्सी पर बैठना चाहिए, बहुत सी चीज़ों का हमें नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फातिमा गुल एक लोअर क्लास का घर है जहाँ एक दूसरे को मरहबा भी कहा जाता है, दरवाजे पर नॉक भी किया जाता है, थैंक यू भी कहा जाता है, प्राइवेसी का ख्याल भी रखा जाता है। सो अगर हम ये चीज़ें बंद हो गई तो हम दनाते हुए एक दूसरे के कमरों में घुस जाएंगे। उससे बेहतर है कि चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अमजद इस्लाम साहब से सिर्फ इतना कहना है, अभी आपने फरमाया कि अगर मैं अब ड्रामा लिखूंगा तो आपके बच्चे कहेंगे कि अमजद इस्लाम अमजद ये थे। हम सब ताज़ा हवा के मुंतज़िर हैं और हम चाहते हैं बच्चों को ये बताना कि अमजद इस्लाम अमजद ये हैं। तो आप लाजमी लिखिए, हमारी खातिर लिखिए, करो जो बात करनी है। बहुत शुक्रिया जी, मैं इंशाल्लाह लिखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। I think I'm very unlucky because बुशरा आपा ने शायद आप लोगों के काम को पढ़ा है, मैंने तो एक स्क्रिप्ट आप लोगों की पढ़ी तक नहीं है। और जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, हालांकि मैंने शायद 3 सीरियल किए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जब मिलती है तो मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, उसमें स्क्रीन प्ले नहीं होता। जो आप कह रही हैं कि कहाँ दादा को कहाँ बैठना चाहिए या नॉक करना, ये सब तो स्क्रीन प्ले है, स्क्रिप्ट तो सिर्फ डायलॉग होता है। देयर इज़ नो स्क्रीन प्ले। और मैं अपने डायरेक्टर से हमेशा कहती थी, तो इस लड़की को, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि ये तुम हमेशा शुक्रिया क्यों कहती हो, मैंने कहा क्योंकि मैं शुक्रिया कहती हूँ, जब वो मुझे बैग दे रहा है तो मैं शुक्रिया करूँगी। तो वो शुक्रिया बिकेम पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं था, वो स्क्रीन प्ले में नहीं था, कोई कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं लिखी हुई थी। तो इज़ दैट हाउ स्क्रिप्ट्स आर रिटन? इस तरह की स्क्रिप्ट्स थी आप लोगों की भी, या फिर वो आजकल की स्क्रिप्टें इस तरह की हैं? उसका बेहतर तरीका ये है कि हम में से बहुत सारों के स्क्रिप्ट जो हैं वो छपे हुए हैं, तो अगर आप उन किताबों को एक नज़र देख लें तो शायद इनमें से बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हम तीनों, कैसरा के स्क्रिप्ट मैंने उस तरह से नहीं देखे,
तो हम तीनों तो बाद औक़ात इतनी ज़्यादा तफसील से स्क्रीन पे लिखते हैं कि डायरेक्टर और एक्टर जो हैं वो नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं कि ये हमें बेवकूफ़ समझता है। वो इसलिए होता है ताकि हम राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके कि देखें मेरे ख्याल में इस कैरेक्टर को यहाँ मूव करके यहाँ बैठना ये करना चाहिए। अगर डायरेक्टर और एक्टर का कोई प्रॉब्लम है तो वो सेट पर उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनमें आपस में एक ताल्लुक ज़रूर होता है। अब आजकल कैसे लिखा जाता है मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इतना मुझे पता है, मैंने कुछ एक्टरों को देखा है, सुना है, बुशरा भी मुझे सेकंड करेंगी, मुझे लड़के बताते हैं, लड़कियों से तो मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं है, तो वो बताते हैं कि सर हमें सेट पर एक कागज़ का एक सफ़ा 1.5 सफ़ा दिया जाता है, हमें इससे पहले नहीं पता होता कि इससे पहला सीन कौन था, इसके बाद वाला सीन कौन है, और इस कहानी में मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ इसका ताल्लुक मेरे पिछले और अगले सीनों से क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग बदकिस्मती कह लीजिए कि उस ज़माने के हैं जब एक ड्रामे की 2, 3, 4 दफ़ा रिहर्सल होती थी पूरे प्ले की। चुनांचे एक्टर जो हैं उनको सेट पर जाने से पहले पता होता था कि ये पूरा प्ले क्या है और दिस पर्टिकुलर सीन क्या है और इस पर्टिकुलर सीन में मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब चूंकि ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं तो ये देखना चाहिए। इसीलिए ये जो रोना मैं ही कह रहा हूँ, रोना मैं साथियों को ना शामिल करूँ इसमें कि अब ये चीज़ चूंकि आप लोगों को मिलती ही नहीं है तो इसमें हम लोग तो शायद कसूरवार नहीं है, आपको पूछना चाहिए जो इस वक्त आपको स्क्रिप्ट दिए जा रहे हैं। जी बुशरा। इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको खड़े खड़े फर्रे देते हैं, कोई स्क्रीन प्ले नहीं होता। वो स्क्रिप्ट जो आपने लिखे मैंने भी पढ़ा, बानो आपा का, बानो आंटी का लिखा हुआ, और उस ज़माने में चूँकि थोड़ा सा मुझे भी इनके साथ इस दौर में काम करने का इत्तेफाक हुआ कि कम डायलॉग और ज़्यादा स्क्रीन प्ले होता था, सफ़ा पूरा भरा होता था स्क्रीन प्ले से और साइड पे थोड़े से डायलॉग्स होते थे। कभी ऐसी जगह भी आती है कुछ सीन्स यूँ भी लिखे जाते थे कि जो एक्ट करने के होते थे, बोलने के नहीं होते थे, लेकिन वो इन्होंने नहीं देखे हैं, इनका कसूर नहीं है, इनको यही दिया गया है। और एक बात जो पिछले 10-12 साल पहले जब प्राइवेट काम बहुत शुरू हुआ तो पूरा स्क्रिप्ट भी नहीं देते हैं, अपना अपना पार्ट दे देते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या है, अचानक से 15वां सीन है, फिर 28वां सीन है, फिर क्या। वो एक राज होता है पूरा स्क्रिप्ट, जो इसलिए नहीं देना कि अगर 15-20 दिन में वो स्क्रिप्ट किसी और प्रोडक्शन हाउस ने शूट ही कर लिया तो क्या होगा, कहानी भी नहीं बताते, कहते बस सीन है, अपने अपने सीन देख लो। तो उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ ये बच्चे खड़े खड़े काम करते हैं और उसी वक्त फील करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और अदा करते हैं, और हज़ारों रीटेक्स के बावजूद इनका रिजल्ट अच्छा होता है। तो अफसोस इनको ये माहौल नहीं मिला, लेकिन हम इनको कसूरवार नहीं कह सकते। मैं कुछ कहना चाहती इस बात के बारे में, मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मेरी बहन का सवाल ये था। मैं भी डायरेक्शन लिखती हूँ, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन तो नहीं होती जैसे नॉवल में होती हैं, लेकिन डायरेक्शन ज़रूरी है कि जो राइटर होता है उन्हों को मालूम है कि कैरेक्टर कैसा है, क्या हो रहा है सीन में। सो आई डू गिव अ लॉट ऑफ डायरेक्शन, लेकिन एंड पे जो सीन बनती है वो डायरेक्टर और एक्टर उसमें जान डालते हैं। इट्स लाइक मी प्रोवाइडिंग द स्केलेटन, यू आर द फ्लैश टू इट। असल में अब डायरेक्टर्स जो हैं वो राइटर से मिलते भी नहीं हैं, वो शख्स वो बेचारी अपनी पुड़िया लिख के दे जाती हैं और डायरेक्टर ले लेता है, उनसे ना मिलता है ना डिस्कस करता है। थोड़ा सा चंद अल्फाज कहूँगी जो आप राइटर नए की जो बात कर रहे हैं, आप यकीन करें हसीना और अमजद और ये सब बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन आप यकीन करें मैंने राइटर के साथ प्रोड्यूसर्स को 3000 रुपये पर एपिसोड पर डील करते हुए देखा है, और उनको पता ही नहीं होता है उन राइटर्स को कि हमारी कीमत क्या है। और जब वो अपने घर के मेजॉरिटी जो आती है उन राइटर्स की, वो हमारी मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोगों में से आती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं। आपने उन राइटर्स को चैनल्स के, प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाते हुए नहीं देखा है, मैंने देखा है। और मैं तो खैर ज़ाहिर है कि अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकती, लेकिन बाज़ औक़ात वो नौबत आती है कि आपको अपने, अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसकी जेब में पैसे पड़े हों तो आप निकाल कर पैसे भी दे देंगे, लेकिन आप यकीन करें वो इस सूरत हाल में वो राइटर आपको यही डिलीवर करेगा। और उसके बाद
जब प्रोजेक्ट बन जाता है, जब वो पूरी टीम मॉर्निंग शोज में आती है, तो आप देखेंगे ज़्यादातर राइटर का वजूद ही नहीं होता है उस शो में। अच्छा, मैं ऐड करना चाह रही हूँ इससे पैसे के बारे में कि मैंने उधर टाइपिंग वगैरह जो करवाई थी, इंग्लैंड से करवाई थी, तो अपने टाइपिस्ट को काफ़ी कुछ पैसा दिया था। मैंने बल्कि अपने ड्रामे पे डबल पैसा खर्च किया था, जो मुझे पाकिस्तान से मिला वो कुछ भी नहीं था। सो इन फैक्ट आई स्पेंड मनी ऑन माई ड्रामा। उधर टाइपिंग का खर्चा आ रहा था, इधर ऐसे, सो आई मेड नथिंग आउट ऑफ इट फाइनेंशियली। चलिए, इन पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, इसलिए अब ना सुनिए आप लोग। देखिए, अभी मुशायरा शुरू होने वाला है। नहीं, अभी 6:30 बजे का। ये 2 सवाल तो सुन लें। एक मिनट, एक अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ पे जो दूसरा सेशन होने वाला था पंजाबियत के नाम से, वो कैंसिल हो गया है और मुशायरा 6:30 बजे, ठीक है। और आप लोग थोड़े बहुत सवाल कर लें, लेकिन ऑब्वियसली ये सेशन भी रैप अप करना है, तो हम आई थिंक एक साथ 3-4 सवाल ले लेंगे ताकि फिर हमारे पैनलिस्ट उसका जवाब दे दें। तो आई जस्ट गो अराउंड विद द माइक, प्लीज़ कीप इट शॉर्ट, और अगर कोई कमेंट्स वगैरह हो तो आप प्लीज़ बाद में। अच्छा, आप जल्दी से इनसे फिर वो जो रेड में है पीछे साहब, और वो शायद स्वेटर में जो माहिरा ने अभी स्क्रीन प्ले की बात की, तो स्क्रीन प्ले तो दूर की बात है और इन्होंने काम भी बहुत किया होगा। मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया, मुझे वो जो मेरे घर में काम करने वाली हैं वो कहती हैं, बेगम साहिबा 5 o'clock हो गए हैं और इस बच्ची के एप्पल का टाइम है। मैंने कहा डायरेक्टर से कि सुनिए, ये बच्ची 5 बजे सेब भी तो खा सकती है। इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे हुए आते हैं। आई हैव येट टू कम, या कोई ऐसा जुमला, अभी मैं मुनव्वर भाई से ये कह रही थी कि कोई लाइन अभी तक मेरी नज़र से ऐसी नहीं गुजरी जो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करके बोल दूँ। वो उसको सही करके ही बोलना पड़ता है, विच इज़ सो सैड। आई एम श्योर अच्छे राइटर्स ज़रूर हैं, वो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे शायद, या मैं बहुत ही कम काम करती हूँ, 1.5 काम करती हूँ। ऐसा कीजिए, आपने मुनव्वर भाई का नाम लिया, बैठे हैं, इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्हीं से पूछिए कि बतौर एक्टर जब ये काम करते थे तब के स्क्रिप्ट में और आज के स्क्रिप्ट में इनको क्या फ़र्क नज़र आता है। मुनव्वर, आप जरा प्लीज़ बताइए। अभी अमजद ने कहा कि हम रिहर्सलें किया करते थे जब PTV का ज़माना था। इन्होंने 4 कहा, हालांकि 4 नहीं है, 8 रिहर्सलें किया करते थे। वो 8 रिहर्सलें ऐसे होती थी कि रीडिंग होती थी, उस रीडिंग में राइटर भी बैठा होता था और वो रीडिंग होती थी। राइटर साथ साथ हमें ये बताता रहता था कि देखो ये जो लाइनें हैं इनके इन बिटवीन ये सोचा था मैंने और ये है। अब हमें खुद गेस करना पड़ता है कि इसके इन बिटवीन है क्या, क्यों कि रिहर्सल होती नहीं। स्क्रिप्ट जैसे अभी कहा बुशरा ने गालिबन के स्क्रिप्ट पूरी देते ही नहीं, छुपा के रखी होती है, और इतनी छुपा के रखी होती है कि वो स्क्रिप्ट देखने वालों तक जब ड्रामा ऑन एयर होता है तो पहुँचती नहीं, छुपी रहती है कि था क्या ये। खैर बहरहाल लंबी बात तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे बुशरा ने कहा, मैं यकीन से ये बात कहना चाहता हूँ कि PTV के ड्रामे में ज़माने में जब कुछ ड्रामों का तस्करा किया जाता है, वारिस, तन्हाइयाँ, आंगन टेढ़ा, मैं कहता हूँ और गिनाओ तो 8-10 के बाद बच्चे चुप हो जाते हैं कि बस यही है। मैंने कहा ये तो नहीं है, कम से कम 1000 ड्रामे हुए हैं तो 1000 में से ये 10 ही है बस। तो असल में वजह यह है कि देखो अच्छा काम पहले भी कम होता था, आज भी अच्छा काम कम होता है, बुरा ज़्यादा होता है, हर दौर में हुआ है। लिहाजा अच्छा काम आज भी हो रहा है, कम है, बुरा काम उस वक्त भी हो रहा था, अच्छा काम उस वक्त भी कम था, और इंशाल्लाह हम बेहतर ही काम करेंगे, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। शहनाज सवाल करना चाह रही थी। थैंक यू मुनव्वर साहब। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, आई थिंक PTV के ज़माने में एक ही ड्रामा होता था जो प्राइम टाइम में होता था, उस वजह से सारे अच्छे ही ड्रामे नज़र आते थे। अब इतने चैनल्स हैं, इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी। मेरा सवाल ये है कि टैबू सब्जेक्ट्स पे जब डिस्कशन अभी हो रहा था तो ये कहा गया था कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बहुत कंसंट्रेट किया जाता है और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए।
डोंट यू थिंक दैट हमारा फ़र्ज़ है एज अ मीडियम दैट हम ऐसी सब्जेक्ट्स दिखाएं जिससे जो चीज़ हम पहले अंडर द कार्पेट स्वीप करते थे, जैसे कि शादी कुरान शरीफ से करना, या ये जो नूरुल आप बता रही थी अबाउट नॉट गेटिंग द डॉटर्स मैरिड, तो ये इश्यूज़ इन्होंने सामने लाए, ये भी टैबू सब्जेक्ट्स थे, सामने आए तो उसके लिए अब आपको पता चलता है कि पीपल आर अवेयर और ये कम हो रहा है। उसी तरह ये चीज़ें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रही हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट, और इसको एक्सपोज करने से ही एक अवेयरनेस आती है, और एक हो सकता है आप किसी की लाइफ सेव करें बाय शोइंग समथिंग, उनकी अक्स अगर उन्हें नज़र आए। ऑल्सो आपने जिक्र किया था कि नॉवलिस्ट पहले लिखा करते थे प्लेज, और अब जो है वो डाइजेस्ट जो लिखती हैं वो प्लेज लिख रही हैं। इज़ दैट अ बैड थिंग? आई मीन इफ़ यू हैव गुड राइटर्स लाइक उमेरा हु कम आउट एंड हु आर राइटिंग, तो क्या you've asked 2 questions, कौन जवाब देगा? हसीना आप देंगे? 2 more questions and then we will wrap up the session. ये आखिरी क्वेश्चन था, ये आखिरी क्वेश्चन था। अब जवाब आप जो देना चाहे प्लीज। 2 और सवाल है। इससे पहले 2 लाल जी, मैं एक कोर्स पढ़ा रहा था पाकिस्तानी फिल्म्स और ड्रामास पे, उस पर एक यूनिक चीज़ मैंने नोटिस ये की कि पाकिस्तान में जो टेली फिल्म्स और टेली प्लेस की ट्रेडिशन थी, उसका आपको कोई एनालॉगस चीज़ और वेस्टर्न और ईस्टर्न विजुअल सोसाइटी में नहीं मिलता है। तो क्या आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जॉनरा पाकिस्तान स्पेसिफिकली में क्यों डेवलप हुआ और कैसे? ये जो इनके सवाल हैं शहनाज के, तो वो कौन देना चाहेगा? फिर इनके ये जो आपने कहा है कि डाइजेस्टों का के प्लेस जो बने, चलें। अच्छा, आप पूछिए जी, कहिए, पूछिए सवाल। मुझे आप सबसे ये सवाल नहीं करना है, बल्कि मैं एक इख्तिताम की तरफ बात करती हूँ कि आज से पहले हमारी माएँ, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो कपड़े पहना करती थी या जो हमारे घर में खाने पका करते थे, वो आज नहीं पकते। हमारे बच्चे फ़ास्ट फूड खाते हैं, हम आलू गोश्त पसंद करते हैं। हमारी माएँ साड़ियाँ और गरारे पहना करती थी, आज हम शलवारें पहनते हैं। हमसे भी बाद की जनरेशन जीन पहनती है, छोटे टी शर्ट पहनती है। ये वक्त है, ये वक्त है। आप अपने वक्त में मतलब बादशाह थे, आने वालों को भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए ताकि वो भी अपनी जगह बना सके, और शहजादी जो आज है वो कल मलका कहलाने लगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत का जवाब ने दिया था। नहीं, ये मैंने कि ये जो साइकिल है ये चेंज होकर फिर आएगा, चल रहा है, हर दौर बदलता है। एक सवाल छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, नूरुल हुदा बीबी से पूछूंगी मैं कि बीबी आपने बार बार सिंधी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं भी सिंधी हूँ, सूबे सिंध की रहने वाली हूँ, और बहुत मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है कि मैंने यहाँ पर आके होश संभाला सिंध में। लेकिन अब हम अपने आप को जब आप एज ए राइटर बोलें तो पाकिस्तानी नहीं, मैं पाकिस्तानी, बिल्कुल मुझे इससे कोई वो नहीं है। जोर से आप सब जोर से बोले, बिल्कुल सही है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे सवाल ही ये किया गया था, अगर ये सवाल ना किया जाता तो मैं ये जवाब इस तरह मैं ये प्यार से बोल रही हूँ, मैं मशवरा दे रही हूँ। नहीं, ये देखिए, ये मैंने सवाल किया था, तो इस वक्त ये सिंध बलोचिस्तान इसका सिलसिला नहीं है, इलाकों के हिसाब से जो मसले मसाइल थे उसकी बात हुई थी। लेकिन आपकी बात मैं बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। Shall we now please wind up? I think बहुत देर हो रहा है। जिन्होंने सवाल किए उनके आप लोग अगर जवाब देना चाहें। शहनाज का और कौन था? I'm really sorry but we cannot take any questions anymore. यहाँ पे जो दूसरा सेशन था पंजाबियत वो कैंसिल हो गया और मुशायरा होगा गार्डन में 6:30 बजे। जो अब सवाल पूछे गए थे हमारे पैनलिस्ट उसका जवाब देंगे और उसके बाद इस सेशन का इख्तिताम होगा। मैं आपके एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगी। आप लोग जो आपकी बात का जवाब दें, आपकी बात का जवाब, आप और बहुत से लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर जब हम बात करते हैं तो उसे इशू करार देते हैं।
उसे एक ये बताते हैं कि ये औरत का एक बुरा पहलू है जिस पर हम मतलब ये जो जिसका डिस्कस होता है। मैं एक छोटी सी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करना चाहूँगी। कहानी या ड्रामा दरअसल ह्यूमन रिलेशनशिप की एक निटिंग होती है जो हम पेश करते हैं। देखिए, ये वो मामलात होते हैं जो किसी भी इंसान के, औरत या मर्द, उसके अंदर छुपे हुए हैं। एक औरत, ये हम इसलिए, राइटर इसको इसलिए लिखता है, और मैं ऐसे इस सब्जेक्ट को एनकरेज भी करती हूँ, इसलिए एनकरेज करती हूँ कि हमारी सोसाइटी के मर्द को पता होना चाहिए कि जब औरत नज़रअंदाज होती है, जब वो ज़िल्लत बर्दाश्त करती है, जब उसे अब मर्द के तरफ से वो तवज्जो नहीं मिलती है, वो वफादारी नहीं मिलती है, तो वो बेवफाई करे ना करे, मगर एक इंसान के अंदर बेवफाई की ख्वाहिश ज़रूर उठती है और हम उसे उसी तरह पेश करते हैं। ये कोई इशू नहीं है। चलिए, आई थिंक थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब यहाँ आए, आपने पार्टिसिपेट किया। आई वुड लाइक टू थैंक द पैनलिस्ट, और अब आप मुशायरे के लिए जा सकते हैं। थैंक यू।